Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. So हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी केस सिनेरियो की सीरीज जो सीए इंटर आईटीटी के लिए मैंने स्टार्ट की है। अब तक के हमने 1 से लेके 6 तक के केस सिनेरियोस कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एंड आपके कंसेप्ट भी वहाँ पे कुछ कुछ रिवाइज हो जाएंगे। सो 30 मिनट्स में हम 3 केस सिनेरियोस कवर करते हैं। ठीक है, 3 केस सिनेरियोस अब तक कवर हुए 30 मिनट्स में। सो अगर आप 1.5x में भी देखते हैं तो काफी जल्दी आपके ये केस सिनेरियोस प्रिपेयर हो जाएंगे एंड कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 7 से। एंड केस सिनेरियो मैंने जैसे बताया कि केस सिनेरियो कभी भी एग्जाम में ना स्टार्टिंग से मत पढ़ना, एक बार उसके एमसीक्यू फटाफट रेफर कर लेना कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, सो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, रिसीट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम एचओ सप्लाई इशू, इसके लिए हम लोग को पूरा केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय सेफ बैंक लिमिटेड द बैंक शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्विक लोन प्रोवाइडर्स, रिकवरी सर्विसेज, आरसीएम वाला सर्विस का ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 1 मिनट लगता है अपने को क्वेश्चन पढ़ने में। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कर कैलकुलेट करके बतानी है। फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बतानी है उसके बाद। ठीक है, अब फटाफट अपन केस सिनेरियो पढ़ते हैं। Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank got registered under GST immediately on its incorporation as a banking company. ठीक है, immediately registered हो गई. Okay. Now, Safe Bank Limited received software support service free of cost from its head office HO located in United Kingdom for business purpose in April. ठीक है, Safe Bank Limited provided one high-end laptop worth ₹50,000 to its new managing director as a gift for discharge of his duties. ठीक है, इससे रिलेटेड था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सो रिसीट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस बाय सेफ बैंक फ्रॉम एचओ इज अ सप्लाई इशू ऑफ लैपटॉप वाला। ठीक है, तो हम लोग ये पैरा से इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि आपने यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है ना। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला केस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये वाले प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था, पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1, उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस था जिसमें बोला था कि अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए, प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सो क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए है? यस, इट इज फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, एंड क्या ये रिलेटेड पर्सन से है? यस, ये जो हेड ऑफिस है, ये किसका हेड ऑफिस है? ये सेफ बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ये आपका रिलेटेड पर्सन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, भले विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी डीम्ड सप्लाई। ओके, ठीक है सर। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि सेफ बैंक लिमिटेड ने वन हाई एंड लैपटॉप 50,000 रुपए का उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रोवाइड किया था एज अ गिफ्ट। तो आपको ये इससे क्या कौन सा प्रोविजन क्लिक होना चाहिए? इससे आपको जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 वाला जो प्रोविजन था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया वर्थ रुपीज मोर देन 50,000, मोर देन 50,000 अगर होगा तो जाके उसको सप्लाई मानेंगे। बट ये जो है वो ना 50,000 है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 50,000 से ज्यादा, अगर ज्यादा होगा देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, बट अप टू 50,000 नो सप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिसीट ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस बाय सेफ बैंक लिमिटेड फ्रॉम एचओ इज अ सप्लाई। सो यस, इट इज अ सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। ठीक है, इशू ऑफ लैपटॉप टू न्यू एमडी एज अ गिफ्ट इज सप्लाई नहीं, 50,000 वैल्यू है तो सप्लाई नहीं है। रिसीट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सप्लाई, नहीं वो सप्लाई है। इशू ऑफ लैपटॉप टू न्यू एमडी एज अ गिफ्ट इज नॉट अ सप्लाई, यस इट इज नॉट अ सप्लाई। सो 1 and 4 इज करेक्ट, 1 and 4 इज करेक्ट। ठीक है सर, इजी सा, एकदम ध्यान से पढ़ोगे आपको चीजें क्लिक होगी, बेसिक से प्रोविजन से जो हम शुरू शुरू में चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पैरा, initially the bank opened 125 branches across India covering various states. To secure business, जो बैंक है ना उसने अपॉइंट किया क्विक लोन प्रोवाइडर्स एलएलपी, एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑन pan India basis. The bank needed services of recovery agents for various retail and personal loans granted by its branches
and for this purpose the bank appointed Fast Recovery Services Private Limited recovery agent on pan India basis. इसके लिए जो क्वेश्चन था वो ये वाला था, ठीक है, आरसीएम वाला है। अब आरसीएम वाले केस में आपको, आपने पढ़ा होगा कौन सी सर्विस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाली सर्विस जो बैंक को मिलती है, एनबीएफसीज को मिलती है। उस केस में एनबीएफसीज और बैंक जो है वो आरसीएम में टैक्स पे करते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं था, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट था, अदर देन आपका बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो अगर बैंक, एनबीएफसी वगैरह को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, उस केस में आरसीएम टैक्स लगेगा। बट अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है, उस केस में एफसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा इनको, ना कि बैंक या फिर एनबीएफसी को, ठीक है, अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाले इस वाले केस में, क्योंकि ये एलएलपी है, ये देखो ये जो है ना क्विक लोन प्रोवाइडर्स एलएलपी, तो इसमें ये टैक्स पे करेगा एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। बट ये जो लोन रिकवरी एजेंट है, उस केस में ऐसा कुछ इंडिविजुअल वाला कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। रिकवरी एजेंट अपनी जो सर्विस सप्लाई करता है बैंक को, एनबीएफसी को, तो उस केस में आरसीएम में सामने वाला टैक्स पे करता है, ठीक है, जैसे कि बैंक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम क्विक लोन प्रोवाइडर्स एलएलपी, आरसीएम बेसिस पे क्या ये टैक्स पे करेगा, नहीं। लेकिन रिकवरी सर्विसेज में जो सर्विस अवेल की हमने रिकवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से, उसमें हम अपना आरसीएम में टैक्स पे करेंगे, यही पूछा है, शेल पे टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया, सिर्फ 2 बच्चे, बहुत जल्दी आपके सॉल्व हो सकते हैं टाइम पे एग्जाम में। सो आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करना एंड क्विकली आपका रिवाइज भी हो जाएगा कंसेप्ट, एंड वहां पे आपको सॉल्व करने की हैबिट भी मेंटेन हो जाएगी। नाउ ये हो गया आपका। Safe Bank Limited provided the following details for the month of May. Okay, in one of its branches. Nature of receipts. Interest received on term loan. ये है इंटरेस्ट, अभी हम लोग को बताना है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन इतना है। क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड विद एसबीआई मुंबई, कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम बोरोवर्स, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बैंक ऑफ राजस्थान एंड ऑथोराइज्ड डीलर। अब देखो, इंटरेस्ट जो है वो तो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी में, एग्जेम्पशन में आपने पढ़ा होगा, इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ऑन दीज सर्विसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, इसमें जो इंटरेस्ट लगता है ना दैट विल बी टैक्सेबल। बट बाकी जो इंटरेस्ट है आपका, ये वाला इंटरेस्ट हो गया, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट वाला है, ये एग्जेम्प्ट है। प्लस ये जो सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बैंक होता है, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन होता है, वो भी क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। सो अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, 10,75,000 प्लस 25 लाख प्लस 15,60,000। तो इसका आंसर आएगा आपका वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई का 51,35,000, ठीक है। अब उसके नीचे पूछा था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो इसमें देखो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी चार्जेस होते हैं, ये जो सर्विसेज होती है उसके, ये कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूज, तो ये जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कमीशन है, फिर आपने बोरोवर से डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिए हैं, ये थोड़ी एग्जेम्प्ट होते हैं, ये तो टैक्सेबल होते हैं, है ना। एंड हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, मतलब अदर देन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो हम ये वाला टैक्सेबल मानते हैं, ये टैक्सेबल मानते हैं, ये टैक्सेबल मानते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 6,20,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 1,25,000, 1,25,000। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, मैं बताती हूँ, एक मिनट। देखो, पहले का आंसर तो आ गया आपका ये 51,35,000, ठीक है। एंड सेकेंड का आंसर आएगा आपका, जब आप टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करोगे, 10,45,000, ठीक है। ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। सो जब इनको कैलकुलेट करोगे इट विल बी, देखो 631, 10,45,000, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अब करते केस सिनेरियो नंबर 8। चलो आ जाओ, एक बार अपन एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। In respect of services availed by Mr. Lala,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट डीम सप्लाई, फिर यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रॉम हिज सन। यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये कुछ रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर फटाक से दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप टू विच लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर, विच लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर लाला कैन कंटिन्यू टू सप्लाई गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन within his state if he does not procure any good service on which tax is payable under RCM basis। ठीक है, ये भी हम बता देंगे एक बार पढ़ के ऊपर। What is the tax liability of freight charges? Okay. Which of the following is correct with respect to Mr. Lala registered under GST? ठीक है, GTA वाला है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। मिस्टर लाला इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा टर्नओवर लिमिट्स के बारे में, ठीक है, किस हद तक कौन से टर्नओवर लिमिट्स के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है। इससे आपको क्लिक होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने जो टर्नओवर की लिमिट्स पढ़ी थी स्टेट वाइज वो याद आनी चाहिए, ठीक है। और तेलंगाना जो है उसमें वो एक स्पेशल स्टेट है, ठीक है, वो आपका स्पेशल स्टेट है तेलंगाना, जहां पे अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो, ठीक है, जहां पे आपका गुड्स को सप्लाई करने का बिजनेस है, उस केस में आपकी जो टर्नओवर की लिमिट होगी वो आपकी 20 lakhs होगी, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज सारे स्पेशल गेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स है उस केस में आपकी लिमिट्स होनी चाहिए 40 lakhs की, इफ एंगेज होली एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, इंट्रा स्टेट गुड्स। बट यहाँ पे क्योंकि ये तेलंगाना स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो उस केस में आपका जो लिमिट हो जाएगा दैट विल बी 20 lakhs, ओके, फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो क्या ये जो मिस्टर लाला है वो अभी रजिस्टर्ड है क्या? सर वो अभी तो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, ओके। ही कमेंस्ड हिज बिजनेस फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। ही अवेल्ड गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर बिजनेस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ who was dependent on him, and he also availed professional consultancy services for the purpose of business from his son who is a company secretary and his son is not dependent on him। ठीक है, मिस्टर लाला जो है वो इन दोनों को ये दोनों सर्विस अवेल करने के लिए कुछ पैसे पे नहीं किया, फ्री में सर्विस ले लिया क्योंकि ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स, ये तो हमारे रिलेटिव्स है ना। बट आपको जीएसटी पर्पस के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं वो पता होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं और फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। जो फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे वो तो ऑब्वियसली आपका रिलेटेड पार्टी होगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। सो आपकी फैमिली में स्पाउस एंड योर चिल्ड्रंस वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चिल्ड्रन भले डिपेंडेंट हो चाहे नॉट इंडिपेंडेंट हो, और स्पाउस ये हमेशा आपकी फैमिली में इंक्लूड होंगे, ठीक है। एंड इनके अलावा आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर सिस्टर्स, ब्रदर्स, ये लोग तभी फैमिली और रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड होंगे जब ये लोग डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पे कहीं भी ब्रदर इन लॉ है क्या? ब्रदर इन लॉ तो नहीं है। सो आप अगर सर्विसेज अवेल करते हो बिजनेस पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, ब्रदर इन लॉ है ना, ये आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डीम्ड सप्लाई, नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। अब देखो लेकिन आपका जो सन है भले ही वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या बोला, जो चिल्ड्रंस होते हैं सन डॉटर वो डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो दैट विल बी योर रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी से अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई सर्विस ली है, सप्लाई ली है, तो उसको अपन डीम्ड सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन में सप्लाई किसका मानेंगे, जो हमने सन से लिया है ना कि ब्रदर इन लॉ से लिया है, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं। ये देखो, in respect of services availed by Mr. Lala, which of the following is the correct statement? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बताना है अपने को? गो डाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अगर आपने ब्रदर इन लॉ से की है, अवेल की है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये आपका रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, है ना। अब प्रोफेशनल सर्विस आपने अपने सन से लिया, भले फ्री ऑफ कॉस्ट लिए, लेकिन ये आपका रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, तो इसको अपन डीम्ड सप्लाई मानेंगे। दिस विल बी योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अब देखो, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ हिज सन मिस्टर लाला ने सप्लाई किया टाइल्स का विद इन हिज स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, ठीक है। नाउ हिज टर्नओवर रीच टू 7 lakh एज ऑन 31st October। However, he planned to expand his business to other states since he has received decent orders from other state also। ठीक है, अदर स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो प्लान कर रहा है एंड एक्सपैंड करने के लिए प्लान कर रहा है अपना बिजनेस, ठीक है। Now, during the month of December, he received the consignment of tiles
from Rajasthan through Prompt Couriers, a GTA, Goods Transport Agency, based in the state of Rajasthan. ठीक है, राजस्थान में ही है वो GTA की सर्विस देने वाला. And goods were dispatched by the supplier on to pay basis. To pay basis मतलब वो freight पे करेगा. And freight charges for 50,000 and GTA जो है वो पे करता है GST at the rate of 12%. ठीक है, अब देखो आप मेरी बात बताओ, एक बात बताओ कि जब GTA 12% पे टैक्स पे करता है तो क्या उसमें आरसीएम लगता है कि एफसीएम लगता है? ऑब्वियसली सर उसमें तो एफसीएम लगता है 12% अगर उसने ऑप्शन चूज किया है तो, है ना? और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप तुरंत जाओगे, देखोगे कि क्या पूछा है जीटीए में. यहाँ पे आप लिख दोगे कि जीटीए वाला ना, ये व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर द फ्रेट चार्जेस. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि जीटीए बेस्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुड्स वर डिस्पैच दिस, एंड जो भी है 50,000 का 12% निकाल के आप अपना आंसर दे दोगे. लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, कौन सी बात, जो शुरू में लिखी थी कि ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. जो मिस्टर लाला है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है जीएसटी में. तो अगर ये प्रोविजन क्या बोलता है, जीटीए जो है अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विस सप्लाई करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो. अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर द फ्रेट चार्जेस. क्या वो 6,000 आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज है, 6,000 आईजीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज है? आप ये टिक करके आ जाओगे या फिर ये टिक करके आ जाओगे. ठीक है, बट आंसर ये दोनों ही नहीं है. आंसर क्या है, निल, एज इट इज एग्जेम्प्ट. ओके, सो ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है. ओके, अब देखो, up to which limit of aggregate turnover Mr. Lala can continue to supply goods without registration within his state. ये तेलंगाना है. ठीक है, तेलंगाना में 20 लाख वाला गुड्स का. ठीक है, if he does not procure any goods service on which tax is payable under reverse charge, तो I think 20 लाख will be your answer. ठीक है सर, बस अब एक चीज बची है with respect to, okay, which of the following statement is correct with respect to liability of Mr. Lala to register under GST. मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर, इसके लिए आपको एक और पैरा पढ़ना पड़ेगा छोटा सा. सी, मिस्टर लाला पेड द इनवॉइस अमाउंट इन द मंथ ऑफ डिसंबर इटसेल्फ एंड दिस वाज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी जो मिस्टर लाला है ना उसका उसने पहला इंटरस्टेट सप्लाई किया तमिलनाडु में, कब, 4th ऑफ जनवरी को. ठीक है, पहला इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन किया पहली क्या बोलना चाहिए, तेलंगाना, तमिलनाडु में, तेलंगाना में था, तमिलनाडु में उसने अपना पहला इंटरस्टेट सप्लाई किया. तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में सेक्शन नंबर 24 में अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो एज पर सेक्शन 24 आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर. ठीक है, यहाँ पे आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, आपका टर्नओवर था ये सप्लाई करने के पहले 15 लाख, बट आप क्या सोचोगे अब तो 15 लाख की 20 लाख तो क्रॉस ही नहीं हुआ, अभी क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन लेने की. लेकिन आपको याद होना चाहिए इंटरस्टेट सप्लाई में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होती है. ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ डिसंबर फॉर रिसीट ऑफ जीटीए सर्विस. देखो, जीटीए सर्विस रिसीव करने का वो तो एग्जेम्प्ट ही था, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर अफेक्टिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई. यस, इसको इस दिन इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड उसके बाद मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली व्हेन हिज टर्नओवर एक्सीड्स. नहीं, ये तो इंटरस्टेट में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है. नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, लेना ही पड़ेगा. अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है. ठीक है, सो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या बोल रहा है, देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी मिस्टर लाला मेड हिज फर्स्ट इंटरस्टेट सप्लाई, ये हो गया. एंड कब किया उसने इंटरस्टेट सप्लाई, 4th ऑफ जनवरी को. हिज टर्नओवर बिफोर मेकिंग, ओके, वैल्यू ऑफ सच इंटरस्टेट सप्लाई वाज 4,50,000 एंड पेमेंट कब हुआ, पेमेंट हुआ आपका रिसीव 28th ऑफ फेब्रुअरी को. ठीक है, एंड आपका इनवॉइस रेस कब हुआ मिस्टर लाला का, मिस्टर लाला ने कब इनवॉइस रेस किया, 25th ऑफ जैन. ठीक है, अब ये क्या है, गुड्स का बात है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, आपका डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक है, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ठीक है, ये किए ए, एंड बी में क्या था आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट.
डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है आपका 28th ऑफ फेब्रुअरी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 क्या बोलता है, गुड्स के केस में अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो उस केस में आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग ऑफ दैट गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ इनवॉइस, जो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आपका 4th ऑफ जनवरी, क्योंकि 4th ऑफ जनवरी को आपने सप्लाई किया है, बट इनवॉइस यहाँ पे रेस कब किया है 25th जनवरी को। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 25th जनवरी और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है होना चाहिए, बिफोर मेकिंग सच सप्लाई ऑफ गुड। तो यहाँ पे बिफोर मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब 4th जनवरी को या फिर 4th जनवरी से पहले आपको इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पे 4th जनवरी और डेट ऑफ पेमेंट क्या है आपका 20th Feb, विच एवर इज अर्लियर। सो 4th जनवरी विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। होप सो कि केस स्टडी नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इसके बाद हम बढ़ते हैं केस सिनेरियो नंबर 9 पर। केस सिनेरियो 9 क्या बोलता है, आ जाओ एक बार पढ़ लेते हैं। डोनेशन मेड बाय पूर्वी टू, ये डोनेशन के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है तो अपन देखेंगे कि किस टाइप का उसने डोनेशन किया है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप फी मतलब वो आरसीएम बेसिस वाला कुछ पूछना चाह रहा है। एंड देन मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई वाला। उसके बाद आपको क्या बताना, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। बस 4 ही है, छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा। देखो, पूर्वी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ मध्य, तो पता है ये मैं क्यों बोलती हूँ, पहले एमसीक्यू पढ़ो। आप ये पढ़ लिए, अब आपको क्लिक होगा कि मुझे टाइम ऑफ सप्लाई वाला पूछना है, फटाक से ये पैरा पढ़ के उधर जाता है, उसका आंसर कर देता हूँ। स्पीड भी मेंटेन रहेगी, पूरा पढ़ोगे फिर आप उधर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर रिकॉल करोगे कि किसके पैराग्राफ में कौन सा वाला पूछा है। तो आई थिंक एक बार 1 मिनट का भी, उससे भी कम टाइम लगता है, एक बार एमसीक्यू आप रीड कर लेना। पूर्वी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये रजिस्टर्ड है। इसके पहले वाला जीटीए वाले के केस में पहली लाइन उसने बोल दिया था कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ने की नीड है। ठीक है, पूर्वी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज एंगेज्ड इन द सप्लाइंग मल्टीपल टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, शी हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर donated some money to Divya Prakash Charitable Trust Madhya Pradesh in the memory of her late father. The Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation and wrote donated by Miss Purvi in the memory of her father on the door of the room so constructed. आपने एक क्लैरिफिकेशन पढ़ा होगा कि ऐसे केसेस में जब कोई डोनेट करता है, ठीक है, मनी गिफ्ट और वट किसको, चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो उस केस में हमको क्या देखना पड़ता है कि एक तो वो गिफ्ट के नेचर का होना चाहिए, ठीक है, डोनेशन होना चाहिए, प्लस प्लस आपने वो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, आपका इंटेंशन जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, ना कि अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट करने के लिए आप बोले कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने मेरा पोस्टर लगा देना है, ठीक है, कि मैं ये बिजनेस करता हूँ। ठीक है, इस चीज का आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो कंसिडरेशन मान के सप्लाई मान लेंगे, बट सिर्फ आप डोनेशन करते हो, ठीक है, फिलेंथ्रोपिक पर्पस होता है, तो उस केस में दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। आपने जो भी डोनेशन किया होगा कंसिडरेशन नहीं मानेंगे और फिर ये सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, इसी का पहला क्वेश्चन पूछा था, डोनेशन मेड बाय पूर्वी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट अ सप्लाई एट ऑल, यस इट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल, ये भी नहीं ये भी नहीं। ठीक है सर, आ जाओ अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, देखो डोनेटेड ऑर्गेनाइज कौन कर रही है, पूर्वी कर रही, पूर्वी ने डोनेट किया है, पूर्वी ऑर्गेनाइज कर रही है सेमिनार इन इंदौर विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय डब्ल्यूई विन क्रिकेट अकेडमी एंड एलएलपी। पूर्वी रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप फी ऑफ ₹1,50,000। ये इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पॉन्सरशिप फी रिसीव्ड बाय पूर्वी। तो अब ये आरसीएम वाला केस है, तो आपको आरसीएम वाला केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्पॉन्सरशिप में। तो देखो एक बार मैं समझा देती हूँ, आपका सप्लायर रेसिपिएंट, ठीक है, सबसे मेन जो पॉइंट है कि सप्लायर कौन होगा कि रेसिपिएंट कौन होगा, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप कस्टमर हो, आप दुकान जाते हो, ठीक है, पैसे देते हो, सामान लेते हो, तो जो कस्टमर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, वो कौन होता है,
जिसने पैसा दिया है वो आपका रेसिपिएंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में देखो, पूर्वी रिसीव्ड अ स्पॉन्सरशिप फी ऑफ ₹1,50,000, मतलब सप्लायर कौन हुई? पूर्वी। पूर्वी को पैसे मिल रहे हैं एंड रिसिपिएंट कौन हुआ? आपका ये क्रिकेट एकेडमी, ठीक है। और ये कौन हुई? आपकी सप्लायर, पूर्वी, ठीक है। अब आरसीएम में कब लगता है? जब आपका रेसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, तब जाके रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करता है। और सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में सप्लायर कौन है? पूर्वी है, ओके, एनी पर्सन। एंड यहाँ पे एलएलपी है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी। तो रेसिपिएंट कौन है? एलएलपी, रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस में आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा? आपका रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, ठीक है। अब देखो, टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज पेबल बाय पूर्वी। क्या पूर्वी पे करेगी क्या फॉरवर्ड चार्ज में? नहीं जी नहीं। टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस इज पेबल बाय क्रिकेट एकेडमी अंडर रिवर्स चार्ज, यस। एग्जाम्प्ट है क्या? नहीं जी। एंड नहीं, पूर्वी रिवर्स चार्ज में कैसे पे करेगी, ठीक है। अब ये आपका आंसर है, ठीक है। कितना फास्ट हो रहा है। अब ये Bindu Sir Public School intended to distribute gift packages consisting of fountain pen, calculator, tape dispenser to its students on occasion of Children's Day. ठीक है, therefore it entered into a contract with Purvi on 28th October for supply of 2000 packages at a single price of 250. देखते ही पता चल रहा है कि ये तो मिक्स्ड सप्लाई है, पैकेज है, 2000 पैकेजेस है जिसमें पेन है, कैलकुलेटर है, टेप है, ये सारी चीजें सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 250 ऑफ 250 रुपीज, ओके। रेट ऑफ जीएसटी फाउंटेन पेन का, कैलकुलेटर का, टेप का 5% है, 12% है, 18% है। तो आपको पता है होता है कि मिक्स सप्लाई के केस में जो रेट है वो रखता है हाईएस्ट रेट, जिसका हाईएस्ट रेट है वही सारे पैकेजेस में लगा जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 18% से टैक्स लगेगा, ठीक है सर। देखो, मिक्स सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। बस, और कुछ था ही नहीं। एक और क्वेश्चन बचा है बस। आउट ऑफ ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड बाय पूर्वी इन द मंथ ऑफ, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई क्या है? ओके, देखो यहाँ पे रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसने अर्न किया 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग एट अ वेस्टर्न म्यूजिक कॉन्सर्ट इन इंदौर। तो क्या आपको लगता है कि ये एग्जामेशन एंट्री में हमने कुछ पढ़ा है या फिर एग्जाम्ड होगा? नहीं, ये एग्जाम नहीं है। अर्न 50,000 फॉर रेंटिंग ऑफ स्पेस फॉर यूज ऑफ अ टेक्सटाइल एम्पोरियम। ये रेंटिंग वाला हमने एग्जामेशन में पढ़ा था, रेंटिंग ऑफ दैट कमर्शियल, रेंटिंग ऑफ रूम्स, जिसका रूम रेंट 10,000 से ऊपर या फिर 1,000 से और मोर था, उसमें हमने एग्जामेशन में पढ़ा था। बट ये रेंटिंग ऑफ स्पेस टेक्सटाइल एम्पोरियम के लिए अर्न 50,000, ये एग्जामेशन में नहीं था, ठीक है। लेकिन 70,000 फॉर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर का आप जब सप्लाई करते हो और उसमें आपको 70,000 मिला है, तो ये आपका एग्जाम, ये अपन ने एग्जामेशन एंट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है फार्म लेबर वाला? 70,000। सो दिस विल बी योर आंसर एंड डन। आपके 7, 8 और 9 ये भी डन हो गए, ठीक है। अब करेंगे हम बाकी एमसीक्यूज। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड एट द एंड मैं सारे के एक समरी बना दूंगी जिससे आप क्विकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर सको, सारे केस सिनेरियोस के, क्वेश्चंस के। मैं आरटीपी एमटीपी जब भी सॉल्व करवाऊंगी तब, तो सबकी इंपॉर्टेंट समरी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो डू जॉइन दैट माय टेलीग्राम चैनल एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट।